हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या रिफॉर्म्स उसके लिए आए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, क्या क्या रिफॉर्म्स उसमें लाई गई थी इन सालों के बीच में, 1950 1990 के बीच में, और उसको बेटरमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या किया था। तो शुरू करते हैं भाई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बेसिकली इंडस्ट्रियल का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब होता है बेसिकली ये हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना। जब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, जहाँ कुछ बन रहा होता है, जैसे आप पेपर बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, या फिर स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी, ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आता है। कुछ फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो बन के निकल रहा है, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब देश आज़ाद हुआ था, जब जब हमारी जो है इकॉनमी एकदम प्री मेच्योर स्टेज पे थी, तब दोस्तों सरकार ने ये एक बात को समझा कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले तो समझ लेते कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है। आपने हर जगह पढ़ा होगा पहले तो, कई लोगों को पता होगा, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पब्लिक सेक्टर वो होता है दोस्तों जहाँ पर जो मेन स्टेक होल्डिंग होती है ना, जो मेन ओनरशिप होती है, वो गवर्नमेंट की होती है, बेसिकली सरकार चलाती है उसे। और प्राइवेट कंपनी होती है वो, जो कि प्राइवेट प्लेयर जैसे हम जैसे लोग हैं वो जो है वो करते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनको पीएसयू भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है ना। सरकार ओन करती है इन कंपनीज को, 51% से ज़्यादा शेयर जो है सरकार का होता है इसमें। तो इसलिए ये कहलाती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का क्यों रोल ज़्यादा बढ़ गया था देश के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये हम समझते हैं। इसके 3 पॉइंट है दोस्तों। पहला है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 के टाइम पर ही, प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं था, उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उनके पास लगाने के लिए। दो ही कंपनी थी दोस्तों, एक थी अपनी टाटा, दूसरी थी बिरला, ठीक है ना। और कोई था ही नहीं प्लेयर, बेसिकली किसी के पास पैसे ही नहीं थे, देयर वाज नो फंड्स अवेलेबल फॉर एनीबॉडी। क्योंकि यार अभी क्या है कि किसी को बिजनेस करना है तो बंदा सोचता है कि चल मैं अपनी इनकम से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेता हूँ, उसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। बट उस वक्त ऐसा था नहीं। 70-75% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। बाकी थोड़े बहुत जो बचे लोग वो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे थे। बहुत कम लोग बचे थे जो कि बड़ी इंडस्ट्री खोल सकते थे, कि बहुत कम लोग थे जिनके पास पैसा था एक्चुअली बड़ी इंडस्ट्री खोलने का। ठीक है। आते दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इंसेंटिव का मतलब होता है दोस्तों मोटिवेशन। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई मोटिवेशन नहीं था, क्या नाम है, उस वक्त अपनी इंडस्ट्रीज खोलने का, क्योंकि कोई मार्केट ही अवेलेबल नहीं थी। देयर वाज नो मार्केट एट दैट टाइम। बेसिकली अभी अगर आप देखोगे तो आज तो हर चीज़ की मार्केट है। लोग मूवी देखने भी जाते हैं, घर पे खाना भी मंगाते हैं, ठीक है ना, ट्रैवल भी करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। बट उस वक्त देयर वाज नो मार्केट, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। उस वक्त क्या है कि लोगों को क्या नाम है, नए नए कपड़े नहीं पहनने थे तो कोई क्लोथिंग की भी डिमांड नहीं थी। उस वक्त क्या है, लोगों को मकान बड़े बड़े नहीं बनाने थे तो हाउसिंग की डिमांड नहीं थी, ठीक है ना। खाने के लिए लोगों को बहुत रेस्टोरेंट तक आगे जाना नहीं पड़ता था, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, कॉफ़ी पिएं। तो बेसिकली खाने की, फूड रेस्टोरेंट वगैरह की भी डिमांड नहीं थी, क्योंकि प्री मेच्योर स्टेज पे थी इकॉनमी बहुत ज़्यादा। तो जो डिमांड नहीं थी मार्केट में, जब मार्केट बहुत ही समझ लीजिए अंडर डेवलप थी, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए जब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है किसी प्रोडक्ट्स की, तो आप क्या ही करेंगे प्राइवेट प्लेयर जो वो खोल कर। अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं आज कागज़ बनाना चाहता हूँ, बेसिकली मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलूँगा, मैं जिसमें पेपर प्रिंट करूँगा, मतलब पेपर बनाऊँगा, ठीक है ना, मतलब वुड से हम पेपर बनाते हैं जैसे, मैं वो करूँगा। बट अगर मैं बोलूँ सर मार्केट ही नहीं है इधर, तो फिर क्या ही करोगे आप, ठीक है ना। तो फिर वो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यू टू डू दैट बिजनेस। तो वैसा ही कुछ था, इतना तो शॉर्टेज ऑफ फंड थे। एक तो जिनके पास पैसे थे उनके लिए वो कहते थे भाई पैसे तो हैं बट मार्केट तो है नहीं इंडिया में, क्या किसको बेचें भाई, आज तो चलो तुम बेच सकते हो, उस वक्त ऐसा नहीं था। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर बेसिकली होता है सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है कि भाई सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो था सरकार का, वो जो है वो पब्लिक सेक्टर से ही हो सकता था। देखो प्राइवेट कंपनी जब काम करती हैं तो उनका मोटिव होता है काम करने का, प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो काम करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उन्हीं लोगों को बेचेंगे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर 10 रुपये की चीज़ बना रहे हैं तो 12 रुपये में बेचेंगे। बट एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर जो है वो ऐसा करते हैं कि भाई हम अगर 10 रुपये की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको 5 रुपये में बेच देंगे, ठीक है ना। 10 रुपये में हमने टोटल बनाया है, सब्सिडी पे हम बेच देंगे उसको।
जिससे कि सोशल वेलफेयर हो पाए, जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी अफोर्ड कर पाएँ। तो वो तभी हो सकता था अगर हमारे पब्लिक सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोल लेगा। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर की यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था, ये सोशल वेलफेयर का काम पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था। तो ये 3 मेजर पॉइंट हैं जिसकी वजह से रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेसिकली पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बढ़ गई थी। कि भाई सरकार को रियलाइज़ हुआ था कि हमें पब्लिक सेक्टर को जो है प्रमोट करना है ताकि हम ये तीनों चीज़ें जो है अचीवमेंट जो है वो कर सकें, ठीक है। अब भाई ये तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये 3 हमारे हो गए पब्लिक सेक्टर के रोल, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, एक चीज़ जो लेके आई थी सरकार, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या है ये और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दृढ़ निश्चय हम लेते हैं ना, प्रण लेते हैं कि भाई हम ये करेंगे, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो दिक्कतें थीं उनको सॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन लिया गया था 1956 में। एक सेट ऑफ लॉज बनाए गए थे, ठीक है ना, कुछ कानून बनाए थे, कुछ क्लासिफिकेशन की थी, जिससे कि इंडस्ट्री में जो है थोड़ा और क्लैरिटी आ गई थी। उससे पहले बहुत, मतलब समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह थी कि भाई मान लीजिए किसी ने कोई स्कूल खोल रहा है, स्कूल खोलने के लिए उसने ज़मीन वगैरह खरीदी, उसने शुरू करा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, टीचर्स वगैरह को हायर किया, फिर पता चला उसको एक दिन नोटिस आ गया भाई स्कूल तो आप खोल ही नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है, गवर्नमेंट करेगी। तो बहुत कन्फ्यूजन थी कि भाई कि भाई पब्लिक सेक्टर क्या काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगी, कौन सी इंडस्ट्री में कौन काम करेगा, कौन सी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता। तो ये बहुत कन्फ्यूजन थी। जब इतनी कन्फ्यूजन होती है ना तो कोई फिर उसका धंधा कहीं पर कोई करना नहीं चाहता, वहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता। तो इसलिए उन्होंने बोला भी हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या करा, क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने करा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है ना। 3 क्लासिफिकेशन में बांटा दोस्तों, अब ये ध्यान से सुनना। स्केड्यूल ए, सबसे पहले था स्केड्यूल ए। स्केड्यूल ए बेसिकली वो इंडस्ट्रीज थी जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट थी, ठीक है ना। ये हमको वर्ड यहाँ जरूर लिखना है, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। स्टेट से यहाँ मेरा मतलब दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। स्टेट वर्ड यूज़ करा जाता है सरकार के लिए, ठीक है ना। इसके अंडर दोस्तों 17 इंडस्ट्रीज टोटल आती थी, ठीक है ना, 17 इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरी तरीके से सरकार की कंट्रोल में थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो काम करेंगी। जैसा आपका आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, वेपन्स बनाना आर्मी के लिए, एटॉमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, ऑयल प्रोड्यूस करना, रेलवेज हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब जो था सरकार ने बोला इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई दखलंदाजी हमको नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बनाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। सरकार डिसाइड करेगी इसमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, सिर्फ, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों स्केड्यूल ए, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, कोई प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। सेकेंड था दोस्तों स्केड्यूल बी। स्केड्यूल बी वो थी जो कि प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। ये वो थी जो भाई प्राइवेट और पब्लिक थोड़ा मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगी, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो मेजर रोल होगा वो पब्लिक सेक्टर का होगा। प्रोग्रेसिवली दे विल बी ओन्ड बाय स्टेट, मेजर रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा, प्राइवेट सेक्टर उसको सप्लीमेंट करेगा। मतलब मान लीजिए कि भी पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इंडस्ट्री खोलेगी, उस ज़मीन को खरीदेगी या फिर अलॉट करेगी, इंडस्ट्री खोलने के बाद वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, मशीनें लगाएगी, लेबर को हायर करेगी, ये सब काम सरकार करेगी। फिर उस मशीनों को चलाने का और उसको ठीक से रखने का जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगी, बट काम मेन जो है वो रहेगा पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो दोनों ने एक तरीके से काम बांट लिया था, मेजर रोल पब्लिक सेक्टर, माइनर रोल प्राइवेट सेक्टर। जैसे कौन सी इंडस्ट्री थी, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, मशीन के टूल्स बनाने के लिए हो गया, माइनिंग हो गया मतलब खोदना वगैरह, माइनिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, ये सब बेसिकली वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि बाकी इंडस्ट्री को क्या नाम है एक तरीके से सप्लीमेंट करती हैं। जैसे भाई मशीन के टूल बनाओगे तो फिर वो कई जगह पर यहाँ पर भी यूज़ होगा। ऑयल में कोई मान लीजिए ऑयल निकालने के लिए, ऑयल माइनिंग के लिए आपको कुछ वो चाहिए, क्या नाम है, मशीनें चाहिए, मशीनों के लिए टूल, रेलवेज के लिए जो टूल होंगे। तो बेसिकली बाकी इंडस्ट्रीज़ को जो है हेल्प करने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती थी ना, ये हमारी शेड्यूल बी में आती थी। इसमें टोटल दोस्तों आती थी टोटल 12 इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। 17 यहाँ आ गई, 12 यहाँ आ गई। एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट,
प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। और तीसरी शेड्यूल सी कंपनी हो गई भाई बाकी वाली, जो इन दोनों के अलावा बच गई। यहाँ पर जो है भाई प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी मर्जी से क्या नाम है काम कर सकता है। इसमें कोई पब्लिक सेक्टर जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे भाई रेगुलर स्टेशनरी कोई खोलना हो, कपड़े बेचने हो, फर्नीचर बेचना हो, मकान बनाने हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, फूड हो, इस सब में उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना अपना काम खुल के कर सकता है। तो दोस्तों 3 हमने क्या पढ़े शेड्यूल ए जहाँ पर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, शेड्यूल बी मतलब प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, मेजर रोल विल बी प्लेड बाय स्टेट एंड माइनर रोल विल बी प्लेड बाय प्राइवेट कंपनीज। शेड्यूल सी इज वेयर प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू डू देयर बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है दखल अंदाजी नहीं करेगी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं। अब उस वक्त जो सरकार थी उनका ये मानना था कि हमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक तरीके की पकड़ बना के रखनी है, ठीक है ना। वी हैव टू होल्ड देम, ताकि वो कुछ कर ना पाए, ठीक है ना, अपने मनमर्जी का। तो जैसे यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर का कुछ दखल अंदाजी हो नहीं सकता, तो कोई टेंशन नहीं थी सरकार को। यहाँ पर भी जो है मेजर रोल सरकार का था, यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज के पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं था। बट ये जो शेड्यूल सी है जो कि टोटली प्राइवेट कंपनीज के अंडर है, ये जो है एकदम प्राइवेट सेक्टर के जो है अंडर था, तो इसलिए जो है सरकार को इसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतें, कुछ वरीज थी। तो वो एक चीज़ लेके आया दोस्तों, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों वो लेकर आए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती क्या पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे लाइसेंसिंग क्या है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ ड्राइवर लाइसेंस क्या होता है। ड्राइवर लाइसेंस मतलब कि आप ड्राइव कर सकते हो और आपको अलाउड है ड्राइव करना, उस चीज़ का लाइसेंस, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हुआ, आप इंडस्ट्री खोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, ये इसका लाइसेंस, ठीक है ना। सरकार ये लाइसेंस दे दी कि हाँ भाई आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हो। सर रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, एक रिटर्न परमिशन है जो सरकार देती है आपको कि हाँ भाई आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ इस लोकेशन पर ये इंडस्ट्री खोलने के लिए। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए था कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी खोलना हो, कहीं पर कोई भी इंडस्ट्री खोलनी हो तो उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड विदाउट लाइसेंस, किसी भी इंडस्ट्री को नहीं अलाउ किया जा सकता लाइसेंस के बिना। अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री खुली हुई दिख रही है और उससे पूछा जाएगा उसका लाइसेंस दिखाइए, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो इंडस्ट्री वहीं की वहीं बंद कर दी जाएगी। तो अगर आप इंडस्ट्री वहाँ पर खोल रहे हैं किसी भी तरीके की, तो आपको उस वक्त लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है लेना पड़ता था। सेकेंड यार भाई वहाँ पर कुछ तरीके की सरकार ने कुछ क्या नाम है रियायत दी थी, कुछ कंसेशन दिए थे कि भाई मान लीजिए अगर आपने किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जगह पर अपनी इंडस्ट्री खोली है तो सरकार आपको कुछ तरीके की कंसेशन देती है। जैसे कि इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ इंडस्ट्री यूनिट इज एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में आप कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, तो सरकार जो है थोड़ा आसानी से आपको लाइसेंस दे देगी। कुछ 4-5 कागज़ जो है कम लगेंगे पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और टैक्स बेनिफिट देगी कि भाई सबसे हम लेते हैं 40% टैक्स, आपसे हम लेंगे 20% टैक्स। लो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, बिजली का बिल भी मान लीजिए 4 रुपये पर यूनिट की जगह आपका 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ तरीके के कंसेशन थे कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज खोलोगे तो हम आपको कुछ तरीके की कंसेशंस देंगे, ताकि बेसिकली हम आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं। वी वांट टू इंसेंटिवाइज यू सो दैट यू कैन ओपन इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज, ताकि इस बैकवर्ड एरिया में जो है ये क्या नाम है इंडस्ट्रीज खोल सकें। इसलिए हम आपको क्या करेंगे, आपको टैक्स बेनिफिट दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आपको पे करना पड़ेगा। तो सरकार ये सब नियम लेकर आ रही थी ताकि जो है थोड़ा इक्विटी बढ़ी रहे, जो कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वरना कोई वहाँ पर इंडस्ट्री खोलेगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ घुसेगा भी नहीं। तो इनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए ये सब कंसेशन दिए जा रहे थे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको वही है कि अगर मैंने जैसे बताया अगर आपको एक्सपैंड भी करना है या डाइवर्सिफाई करना है प्रोडक्शन, तो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। एक तो नई इंडस्ट्री खोलनी है तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इंडस्ट्री की क्या नाम है लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मैंने 3 पॉइंट इसलिए अलग अलग बना रखे हैं कि आपका एक क्वेश्चन अगर आ जाता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है, तो ऐसे के ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे के वैसे ही जो है लिख देना, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख देना। मैं आपको नोट्स इसको जो है दे रहा हूँ क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में, तो कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस हम बताएंगे क्या होता है कि एक रिटर्न परमिशन होती है जो सरकार देती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, और किसी भी नई इंडस्ट्री को अगर लगना है तो बिना लाइसेंस के वो काम नहीं कर सकता। फिर सरकार ने कुछ कंसेशंस दिए थे कि भाई अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में खोलेंगे तो आपको कुछ कंसेशन देंगे हम। फिर लाइसेंस उनके लिए भी चाहिए जो कि
अगर आपकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपको एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब आते हैं दोस्तों आज के लास्ट टॉपिक पर, जो है मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ना दोस्तों डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, सरकार ने। अब वो डेफिनेशन तो है, बट वो क्या नाम है, उसकी लिमिट चेंज होती रहती है। जैसे 1951 में जो सरकार ने डेफिनेशन दी कि कोई भी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, वो इंडस्ट्री हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मानेंगे। 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट अगर है तो हम लेंगे उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन आज 2020 में, ये 1951 में उन्होंने किया था, 2020 में ये लिमिट बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर वो कंपनी मान लीजिए जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, तो उसे हम मान लेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है ना, 5 करोड़ से कम, 5 लाख से एक तरीके से 5 करोड़ हो गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों थी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या ही जरूरत थी, जब हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो तरफ पर तो बढ़ ही रहे थे ना, पब्लिक सेक्टर तो काम करने के लिए तैयार ही था। भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत होती है दोस्तों कि आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होती है, और बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिंपल को आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए अमेज़ॉन जो है, ठीक है ना, ये एक बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। अब इसको सपोर्ट करने के लिए भी आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से आप कुछ भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कपड़े खरीदें या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें, कपड़े खरीदें या कुछ भी खरीदें, तो ये लोग छोटी छोटी दुकानों से लेंगे, ठीक है ना, ये भी किसी किसी दुकान से लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, यही है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो ये जो है सप्लीमेंट करते हैं इनको, बड़ी इंडस्ट्रीज को। तो अगर ये ना हो तो आपको अमेजोन पे सामान भी नहीं मिलेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो है ना बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इसलिए भी इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई इंसान भी जो है अपना छोटा सा काम शुरू कर सकता है। किसी को दुकान खोलनी है तो वो कर सकता है, किसी को शोरूम खोलना है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को कॉफ़ी शॉप खोलनी है तो वो कर सकता है। उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे करोड़ों रुपए लगाकर यूजली लोग स्टील का कोई प्लांट मतलब शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिट शुरू करते हैं जहाँ हैवी मशीनरी लगती है। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ना थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है हम कोई भी इंसान शुरू करता है, छोटे छोटे पैसों, छोटे से कम इन्वेस्टमेंट से जो है वो शुरू कर सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑल्सो टू गेट आउट एंड वर्क, ताकि वो कर सके काम और अपना खुद का भी जो है धंधा शुरू कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि सबके सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों की क्यों जरूरत है, क्या नाम है इनकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। पहला तो ये है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं बहुत अच्छा खासा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए करती हैं, आप अगर देखो तो आपके आसपास कितनी सारी दुकानें हैं, कोई शोरूम होगा, कोई कपड़े की दुकान होगी, कोई जूते की दुकान होगी, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई कॉफ़ी शॉप होगा। इन सब जगहों पर क्या नाम है आपको कुछ लोग काम करते हुए देखेंगे। अगर मान लो ये सब जगहें एकदम ख़त्म ही हो जाए, एक तो आपको मिलेगा नहीं सामान आपके पास आसपास, और प्लस इन लोगों की नौकरी देखिए कितनी चली जाएंगी, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है ना, आसपास के लोग जो है वो उधर काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए अगर एक छोटा सा पेपर मिल भी है जहाँ पर कागज़ बनता है, तो उससे वहाँ पर भी जो है धीरे धीरे जो है ना लोग एम्प्लॉयमेंट जो है आते रहते हैं, लोग उधर काम करते रहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक कंपनी मान लो 15 से 20 लोग ही काम कर रहे हैं, 20 से 50 लोग काम कर रहे हैं, बट ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है ना, 1 लाख ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है ना, एक शहर के अंदर। तो हर 1 लाख में 20-20, 50-50 लोग काम करेंगे तो कितने सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं ना, उनको बड़े फर्म से हमेशा एक क्या नाम है खतरा होता है कुचले जाने का। जैसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, एक राजस्थान में एक क्या नाम है सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी हुआ करती थी, मुझे नाम याद नहीं है। बेसिकली वो क्या करते थे, वो सॉफ्ट ड्रिंक बेचते थे, जैसे आपका पेप्सी कोक वगैरह है ना, वो सब। अब क्या हुआ कि वो जो है काफ़ी फेमस हो गया राजस्थान में। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन कोक या पेप्सी इनमें से किसी कंपनी ने क्या करा, उनकी सारी की सारी जो है ना सामान, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट से खरीद लिया राजस्थान से। वो खरीदने के बाद उन्होंने क्या करा, जो बॉटल बनाती है कंपनी, उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप सिर्फ बॉटल हमें बेचोगे, इन्हें नहीं बेचोगे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो कंपनी थी हमारी स्मॉल कंपनी जो थी, इसके पास सामान तो था नहीं। अब मार्केट में इसका सारा सामान खरीद लिया गया था, इसके पास सिर्फ लिक्विड बचा था। ठीक है ना, बॉटल तो थे नहीं, क्योंकि बॉटल बनाने के लिए मना कर दिया था उसने कि हम तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाएंगे अब। तो इस तरीके से कंपनी तरीके से ख़त्म हो गई। तो क्योंकि कितना आसान था किसी बड़ी कंपनी के लिए छोटी कंपनी को कुचलना, उनके पास बहुत पैसे होते हैं दोस्तों, डीप पॉकेट होता है,
और उनके पास अच्छा खासा रिसोर्सेज होते हैं, तो जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो कम्पीट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना, उन पे क्या नाम है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो कुछ ना कुछ जो है सरकार को उनके लिए करना चाहिए, और कुछ चीज़ें सरकार ने करी थी। जैसे उन्होंने क्या करा था, सरकार ने रिजर्वेशन कर दिया था कि भाई ये प्रोडक्ट जो हैं ये स्मॉल स्केल कंपनीज ही बनाएंगी, ये इसमें बड़े इंडस्ट्रीज के लोग नहीं घुस सकते। इससे क्या हुआ कि क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर लड़ाई ही नहीं होगी, ठीक है ना। सरकार ने बोल दिया कि भाई ये 3-4 चीज़ें जो है ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी। सरकार ने सिंपल साफ कर दिया। दूसरा, सरकार ने क्या ना कुछ तरीके के कंसेशन दे दिए थे उनको, कि भाई आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा, ठीक है ना, टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट आपको कम, क्या नाम है, आपको इंटरेस्ट रेट जो है कम पड़ेगा लोन लेने पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ये आज भी है वैसे। तो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है ना। ये दो रीज़न है क्यों प्रमोट हम करते हैं, कि भाई एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी सब, क्योंकि सबके सब लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम नहीं कर सकते, सब लोग बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम नहीं कर सकते। प्लस आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। आपने पढ़ा होगा लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव, मैंने पिछली वीडियो में, पता नहीं किसी ना किसी वीडियो में तो आपको पढ़ा है। बेसिकली जहाँ पर लेबर का काम ज़्यादा होता है वो होता है लेबर इंटेंसिव। तो बेसिकली जो भी लेबर इंटेंसिव होते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कि भाई मान लीजिए जहाँ पर मशीनों से काम नहीं हो रहा है, लोग मशीनों से चीज़ें पैक नहीं हो रही हैं, लोग हाथ से पैक कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। दूसरा, इनको जो है प्रोटेक्शन मिलती है जब बिग फर्म्स से, तो ये आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। और इनको प्रोटेक्शन के लिए क्या करा था सरकार ने, दो चीज़ें करी थी। एक तो जो है रिजर्वेशन कर दिया था प्रोडक्ट्स का, सम प्रोडक्ट्स विल बी रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू बी प्रोड्यूस्ड, सिर्फ यही लोग प्रोड्यूस करेंगे और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, इनको कुछ तरीके कंसेशन मिले थे कि भाई अगर आप जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप जो है काम कर रहे हैं 5 लाख से, उस वक्त 5 लाख था, 5 लाख से कम अगर आपका है क्या नाम है इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा कंसेशन मिलेंगे, आपको टैक्स जो है वो थोड़ा आप कम दे सकते हैं। आप अगर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आप थोड़ा कम दीजिए, बाकी जो है लोग 10% लोन पे कर रहे हैं, आप 8% ले लीजिए। तो ये जो है ऐसे कुछ जो है नियम जो थे सरकार ने बनाए थे ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रमोट किया जा सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करेंगे, और अब जो है अगली वीडियो होगी मेरी फॉरेन ट्रेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।